गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी फाइनल ईयर में सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टॉपिक हमारा वही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन चल रहा है। आज जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पार्ट 3 है, तीसरा वीडियो है हमारा। अभी तक हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, उसकी क्यों आवश्यकता है, उसके विकास के क्या कारण है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में भारत में किस प्रकार उसको फॉलो किया जा सकता है या भारत के परिदृश्य में उसे किस प्रकार से पालन किया जाता है, वह हमने देखा था। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में कौन कौन से सिद्धांत फॉलो करने जरूरी है जब विधायिका के द्वारा अपनी शक्तियों का हस्तांतरण किया जाता है। आज हम उसके आगे देखेंगे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, उसमें जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है उसका हस्तांतरण जब विधायिका के द्वारा अपनी पावर्स का हस्तांतरण अन्य निकायों को किया जाता है, तो नॉर्मली जो हस्तांतरण किया जाता है इस पर कंट्रोल किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है या नियंत्रण किस हिसाब से किया जा सकता है ताकि अनावश्यक या अपने अधिकारों से बाहर जाकर वह अपनी पावर्स को डेलीगेट नहीं कर सके। तो आज जो हम कंट्रोल देखेंगे उसमें दो देखेंगे कि किस स्तर पर कंट्रोल होता है और किस प्रकार से कंट्रोल होता है। फर्स्ट हम देखेंगे स्टेज ऑफ ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। द कंट्रोल mechanism of delegated legislation exercised at two stages: at the stage of delegation of legislative power by legislature to executive, at the stage of exercise of delegated power to executive। अगर हम देखते हैं तो जो विधायिका के द्वारा जो पावर्स का हस्तांतरण कार्यपालिका या अन्य निकाय को किया जाता है तो उस पर नियंत्रण के दो स्तर माने जाते हैं। प्रायोजित विधायन के नियंत्रण प्रक्रिया मूलतः दो स्तरों पर लागू की जा सकती है। वो कौन कौन से स्तर है? फर्स्ट है विधानमंडल द्वारा शक्तियों का प्रत्योजन किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है वो फर्स्ट प्रोसेस या फर्स्ट स्तर पर ही किया जा रहा है कि जो विधानमंडल के द्वारा जो अपने शक्तियों का प्रत्योजन किया जा रहा है उसी पर देखा जाता है कि विधानमंडल के द्वारा जो शक्तियों का प्रत्योजन किया जा रहा है वह विधि के अनुरूप है या नहीं है। जो विधानमंडल के द्वारा जो शक्तियों का प्रत्योजन किया जा रहा है उसे उनसे संबंधित अपनी शक्तियों का प्रत्योजन का अधिकार है या नहीं है, या विधानमंडल के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रत्योजन किया जा रहा है उसने उसमें अपनी मनमानी शक्तियों का प्रयोग तो नहीं किया है या अधिकारातीत तो प्रयोग नहीं किया है। इस प्रकार जब शक्तियों का प्रत्योजन किया जाता है उसी वक्त इस पर नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है कि जो प्रक्रिया शक्तियों के हस्तांतरण के लिए निर्धारित की गई है, जिस प्रकार के नियमों का हस्तांतरण किया जा सकता है उन्हें ही हस्तांतरण किया जाना चाहिए। तो ये फर्स्ट है कि जब हस्तांतरण किया जा रहा है उसी वक्त विधानमंडल के शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। दूसरा जो है स्तर है जब विधानमंडल द्वारा प्रत्योजित शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। जब विधानमंडल के द्वारा जब अपनी शक्तियों का प्रत्योजन की कार्यपालिका या अन्य निकाय को कर दिया जाता है और कार्यपालिका के द्वारा जब उन शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है या अन्य निकाय के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है उस वक्त सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है कि जब विधानमंडल के द्वारा शक्तियों का हस्तांतरण कर दिया गया है, विधानमंडल ने जो शक्तियों का हस्तांतरण किया है ये पूर्ण रूप से नियमों के अनुरूप किया है, परंतु जब कार्यपालिका या अन्य निकाय के पास वो शक्तियां प्राप्त होती है तो वो किस प्रकार से उन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, विधि निर्माण करने में किस प्रकार के नियमों का, रूल रेगुलेशंस का निर्माण कर रहा है, जो सीमा या जो मानदंड उसे हस्तांतरण करते वक्त निर्धारित किए गए हैं वह उनका पालन कर रहा है नहीं पालन कर रहा है, ये सब चीज़ें जो है नियंत्रण के सेकंड स्टेज पर मानी जाती है। और इस प्रकार के किसी भी प्रकार के कार्य की अगर अवहेलना होती है तो उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो ये तो है नियंत्रण के स्तर। फर्स्ट तो जब प्रत्योजित शक्तियों का हस्तांतरण हो रहा होता है तब नियंत्रण स्थापित करना, और जब शक्तियों का हस्तांतरण कार्यपालिका के द्वारा कर दिया जाता है और कार्यपालिका को कर दिया जाता है और कार्यपालिका के द्वारा जब प्रत्योजित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो सेकंड स्तर उस पर नियंत्रण किस हिसाब से स्थापित किया जाता है, इसे दो रूपों में बांटा गया है। अब है आपका
control on delegated legislation. The control which are exercised over delegated legislation may be divided into three categories. फर्स्ट है जुडिशियल कंट्रोल, सेकंड है लेजिस्लेटिव कंट्रोल एंड थर्ड है प्रोसीजर कंट्रोल. प्रत्योजित विधायन पर नियंत्रण. प्रत्योजित विधान पर किए जाने वाले नियंत्रण को तीन समूहों में या तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है न्यायिक नियंत्रण, सेकंड है लेजिस्लेटिव कंट्रोल एंड थर्ड है प्रोसीजर कंट्रोल या प्रक्रियात्मक नियंत्रण. आज हम फर्स्ट करेंगे जुडिशियल कंट्रोल. जुडिशियल कंट्रोल, it is a settled rule that power of delegation cannot be exercised beyond the limits prescribed in axiom of said limits, result in making the act void due to ultra vires. Ultra vires means beyond powers. It has been rightly described as the central principles and foundations of large part of administrative law. It have two types: substantive ultra vires and procedure ultra vires. When a subordinate legislation goes beyond the scope of authority confirms on the delegate to enact, it is known as substantive ultra vires. But a subordinate legislation is enacted without complying with the procedure required prescribed by the parent act or by general law. It is known as a procedure ultra vires. न्यायिक नियंत्रण, यह एक नियम है कि प्रत्योजित द्वारा बनाई गई विधि अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों की सीमाओं के बाहर नहीं जा सकता है. सीमा के अतिक्रमण को अधिकारितातीत अल्ट्रा वायरस कहा जाता है और उसके बाहर किया गया कार्य प्रभावहीन हो जाता है. न्यायिक नियंत्रण जो है यह एक नियम माना जाता है जिसमें प्रत्योजित विधायन के द्वारा बनाई गई विधि जो अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों की सीमाओं के बाहर नहीं किया जाना चाहिए. जब भी विधायिका के द्वारा अपनी पावर्स को डेलीगेट कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव या अन्य निकाय को किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका या अन्य निकाय के द्वारा जब वो उनको जो शक्तियां प्रदान की गई है उन शक्तियों का जब वह प्रयोग करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि वह उन शक्तियों का प्रयोग उसी सीमाओं के अंतर्गत कर सकते हैं जिनके अंतर्गत उन्हें पावर्स हस्तांतरित की गई है. अगर वो सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं या अधिकारातीत उन सीमाओं से बाहर जाकर कार्य करते हैं तो ये अल्ट्रा वायरस कहा जाता है और उसके बाहर किया गया कार्य जो है प्रभावहीन माना जाएगा. अगर उन्हें पावर्स नहीं हैं और उन्होंने सीमाओं के बाहर जाकर अगर कोई भी कार्य किया गया है तो उसे प्रभावहीन न्यायालय के द्वारा उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा और उसको कार्य का कोई भी प्रभाव नहीं होगा. अब है अधिकारातीत के सिद्धांत का प्रयोग दो प्रकार से किया जा सकता है या दो रूपों में किया जा सकता है. फर्स्ट है वास्तविक अधिकारिता और सेकंड है प्रक्रिया संबंधी अधिकारिता. फर्स्ट जो है आपकी वास्तविक अधिकारिता है और सेकंड है जो है प्रक्रिया संबंधी अधिकारिता है. फर्स्ट जो है वास्तविक अधिकारिता जो है व्हेन अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन when a subordinate legislation goes beyond the scope of authority and confer on the delegate to enact it known as subordinate substantive ultra vires. तो ऐसी स्थिति में जब वास्तविक अधिकारिता का तात्पर्य यह होता है कि जब आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी शक्तियों का हस्तांतरण किया जाता है और उन शक्तियों से परे जाकर या उनसे की सीमाओं के विरुद्ध जाकर अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वस्तुतः अधिकारिता कहा जाता है. जहां किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति न होने पर भी विधायी बनाई जाती है तो उसके विपरीत तो उसको वस्तुतः अधिकारिता कहा जाएगा. तो तब इस प्रकार से कोई भी कार्य किया जाता है जहां पर विधान बनाने की शक्ति डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को नहीं दी गई है और उसके पश्चात भी उस विषय में अगर उसके द्वारा कोई भी नियम बनाए जाते हैं या किसी भी प्रकार के रूल और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वह वस्तुतः अधिकारितातीत कहा जाएगा या सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस का एग्जाम्पल माना जाता है. फिर सेकेंड है आपका
इसके विपरीत जहां किसी विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है और उस निमित्त प्रक्रिया भी विहित की गई है, किंतु विधि उस प्रक्रिया का अनुपालन करके नहीं बनाई जाती है, तो इसे प्रक्रिया संबंधी अधिकारितातीत कहा जाता है। सामान्य तौर पर जब किसी भी विधायिका के द्वारा किसी कार्यपालिका या अन्य निकाय को जब प्रत्युजित विधायन के अंतर्गत शक्तियों का हस्तांतरण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में शक्तियों का किस प्रकार से निर्माण करना है, इसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उस प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर विधि बनाने की अधिकारिता तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को प्राप्त है या एग्जीक्यूटिव को प्राप्त है या सब अन्य निकायों को प्राप्त है, परंतु उनके द्वारा उनकी जो विहित प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उनको नियम बनाने के लिए उस प्रक्रिया को फॉलो करना था या प्रोसीजर को फॉलो करना था, किंतु विधि की प्रक्रिया का अनुपालन करके उस विधि का निर्माण नहीं किया गया है या उस प्रक्रिया का वॉल्यूशन करके अगर विधि का निर्माण किया गया है, तो उसे प्रक्रिया संबंधी अधिकारातीत कहा जाएगा, प्रोसीजर अल्ट्रा वायरस कहा जाएगा, और उसे भी न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। अगर वास्तविक अधिकारिता से परे जाकर उन्होंने कार्य किया है तब भी उसे चैलेंज किया जा सकता है, और जो प्रोसीजर उसके लिए निर्धारित की गई है उसका अगर वॉल्यूशन किया गया है तब भी उसे चैलेंज किया जा सकता है, और उसके द्वारा जो भी रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसे चाहे सब्सटेंशियल अल्ट्रा वायरस के आधार पर या प्रोसीजर अल्ट्रा वायरस के आधार पर चैलेंज करके उन्हें वॉइड घोषित करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार न्यायालय के द्वारा उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। अब विधायी नियंत्रण और प्रक्रिया संबंधी नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।